कई जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं हम नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं हम नई मंजिल के लिए। या तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने SJI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। उसी ज्योग्राफी में हम लोग आज अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग हेडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है बोर्ड पे, भारत एक परिचय। यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी एक परिचय, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी कैसे बनी है, तो उन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। तो उसके बाद हमने देखा कि अब पृथ्वी का जब हमने अध्ययन कर लिया तो क्यों ना अपने देश के बारे में भी अध्ययन कर लिया जाए। तो हमने इसी पर आज वीडियो बनाए हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है, कितना उसकी लंबाई है, कितना चौड़ाई है, जनसंख्या में वह कहाँ पर है, क्षेत्रफल में वो कहाँ पर है, कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है, कौन कौन से जगह हैं, कितने तटीय राज्य हैं, कितने तटीय राज्य नहीं हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। चूंकि RRB NTPC वगैरह के भी एग्जाम्स लगे हैं दिसंबर में, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग आज ये नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा कि भारत एक परिचय यहाँ पे है। तो इसका पार्ट 1 हम यहाँ पे लेकर आए हैं, इसका पार्ट 2 हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेते हैं तो भारत के स्थिति से संबंधित आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से आप आने वाले एग्जामों में, जैसे कि RRB NTPC हमने बताया, तो उन सभी में आप लोग बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी अधिक से अधिक करिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा हेडिंग है क्या, भारत एक परिचय। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एक परिचय, भारत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या है, जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का है। आप लोगों को मालूम है कि हमारा इतना बड़ा भारत विशाल है कि वो जनसंख्या यानी कि चीन से तो छोटा ही है। यानी कि चीन के बाद, चीन विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि पूछा जाए तो चीन की है। चीन के बाद भारत का नंबर आता है। भारत जनसंख्या में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा इसको कि चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर जनसंख्या में है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इस समय जनसंख्या कितना बढ़ रही है। लगभग इस समय 135 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या हो चुकी है। चीन की अभी और ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि वो विश्व में सबसे ज्यादा नंबर पे आता है जनसंख्या में। उसके बाद अपना भारत आता है। तो जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ रही है, इसी से बेरोजगारी भी चल रही है। इस समय हम लोग हल्ला बोल प्रोग्राम भी चला रहे हैं, यानी जितने भी एजुकेशन चैनल्स हैं सभी लोग एकजुट होकर बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन से जुड़े हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से। तो आप लोग उसमें भी सहभागिता निभाइएगा अपनी। एक स्टूडेंट की सहभागिता उसमें बहुत ही जरूरी है कि कैसे बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी हल्ला बोल, इसको सफल बनाना है। यदि हम लोग 2-4 दिन उसमें बोलकर शांत हो जाएंगे तो हमारा बेरोजगारी हल्ला बोल प्रोग्राम सफल नहीं हो जाएगा। हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाना है, यानी कि आप लोग उसको भी सफल बनाइए। हम लोगों ने वीडियो भी डाला था कई, मोमबत्ती जलाकर या और तरीके से बेरोजगारी पे, तो आप लोग उनको भी देखिएगा और उसको भी प्रमोट करिए। क्योंकि वो उच्च पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास तक जाए और उनके कान में एक खबर पहुंचे कि लोग बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। कोई भी एजुकेशन चैनल हो, आप उसको प्रमोट करिए, लाइक करिए। छोटा से छोटा एजुकेशन चैनल को भी आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो ये पता चलेगा पूरे भारत में कि कितना बेरोजगारी है और सब युवा एकजुट होकर इस आंदोलन में सहभागिता कर रहे हैं। तो खैर उसको छोड़िए, उसको आप लोग करते रहिएगा। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने आए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है, यानी कि चीन में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। उसके बाद ही भारत का नंबर आता है, भारत दूसरे नंबर पे है। तो आपसे केवल इतना ही प्रश्न बनेगा कि भारत जनसंख्या में कितने नंबर पे है, तो आप बताएंगे दूसरे नंबर पर। बाकी हम लोग और विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विश्व की कुल आबादी का 17% भारत में है। यानी कि जितने भी देश हैं विश्व में, लगभग 200 के करीब देश हैं। 194 देश, यानी कि 194 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में रजिस्टर्ड हैं। और जो बाकी अन्य देश हैं, यानी कि 200 के करीब देश हैं। तो
तो सभी की जनसंख्या को जोड़ लिया जाए यदि, तो उसका 17%, सभी को यदि जनसंख्या को जोड़ लिया जाए तो उसका 17%, यानी कि आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि 100 में से 17, यानी कि प्रत्येक 100 में से 17 व्यक्ति, यदि आप विश्व में किसी भी कोने में जाएं तो यदि 100 व्यक्ति को खड़ा कर दें तो उसमें से 17 व्यक्ति जरूर से इंडियन होगा। आप लोग को गर्व होगा कि इतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे जनसंख्या में हैं। यदि आप विश्व में कहीं भी जाएं और 100 व्यक्ति को खड़ा कर दें तो वहाँ पे 17 व्यक्ति हमारे इंडियन मिल जाएंगे, यानी कि हम लोग यदि विदेश में गए तो हमारे परिचित हो जाएंगे, हमारे साथी हो जाएंगे। 100 में से प्रत्येक 17 व्यक्ति इंडियन होगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, 17%। उसके बाद है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 महाद्वीप हैं, तो सभी महाद्वीपों पर अलग अलग देश हैं। कुछ महाद्वीपों पर एक ही देश है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, और महाद्वीपों पर तो कई देश बसे हुए हैं, छोटे छोटे देश हैं। तो उसी तरह से भारत का भी अपना एक महत्व है, भारत का भी एक अपना हिस्सा है। तो उसी हिस्से में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4%। यानी कि यदि टोटल पूरा जितना भी रहने लायक एरिया है, क्योंकि हमने बताया था कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, बचा कितना? 29%। तो 29% भाग में 29% का 2.4% पे भारत का स्थान है, यानी कि भारत के पास इतना जमीन है जिसमें हम लोग सभी लोग रहते हैं। तो भारत के पास पूरे विश्व की आबादी का कितना? आबादी का 17% और क्षेत्रफल का कितना? 2.4% है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया क्या रहता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी इकट्ठा दिया रहता है। तो आप लोगों को इसमें अंतर करना है कि उत्तर पूर्वोत्तर ऐसे लिखा रहता है कि पूर्वोत्तर के उत्तर और पूर्व में, तो इन सभी में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि उत्तर और पूर्व में है कि पूर्वोत्तर में है। तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं फिगर के माध्यम से कि पूर्वोत्तर क्या है, पूरब और उत्तर क्या है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जैसे ये मान लिया हम लोगों ने पृथ्वी है, ये हमने पृथ्वी बनाया, तो ये मान लीजिए कि हम लोगों ने, ये हमारी पृथ्वी है, तो हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, 4 भागों में बढ़ गई। तो ये हमारा होता है क्या? आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यदि आप बुक खोलें तो आपको सबसे ऊपर नॉर्थ मानना पड़ेगा। वो चाहे आप किसी भी दिशा में बैठे हो, आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपने बुक खोला तो बुक खोले तो आपको ऊपर नॉर्थ मानना है। ये नहीं कि हमारा मुंह पश्चिम को है तो हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, नहीं। ये किताब की भाषा अलग होती है। किताब की भाषा में आपने बुक खोला तो सबसे ऊपर आपको नॉर्थ मानना है, और आपके दाहिने साइड पूर्व होगा और बाएं साइड पश्चिम होगा, और ये नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। तो इसी से हम लोग देखते हैं कि ये कह रहा है यहाँ पे कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वोत्तर अलग होता है, उत्तर पूर्वी अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये यदि हम लाइन खींचे तो यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री। तो यदि भारत यहाँ पर स्थित होता तो वो होता क्या? पूर्वोत्तर, यानी कि दोनों के मध्य में। यहाँ पे हमने बताया कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी का मतलब कि यदि हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये एक पार्ट अलग हो जाएगा, एक पार्ट अलग हो जाएगा। तो भारत कहाँ पे है? भारत की कुछ स्थिति यहाँ पे ऐसे है, यानी कि भारत कुछ यहाँ पे ऐसे स्थित है, यानी भारत यहाँ पर है। तो ये ना तो यदि इस पॉइंट पर होता तो भारत पूर्वोत्तर में होता, लेकिन भारत यहाँ पे है। तो यदि हम यहाँ से इसको अलग करें तो कितना ऊपर चला जाएगा, आधा आधा अलग हो जाएगा। तो भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ये उत्तरी हुआ, इधर दक्षिणी हुआ। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में हुआ। उसके बाद कह रहा है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यदि हम यहाँ से इसको डिवाइड करें, क्योंकि एक लाइन, यह भी एक लाइन, यदि 4 भागों में बांटें तो पहले यदि यहाँ से डिवाइड करें तो भारत कहाँ पे होगा? उत्तरी में। यदि हम लोग इस तरह डिवाइड करें तो भारत किस तरफ होगा? पूर्वी में। तो भारत यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ना कि पूर्वोत्तर गोलार्ध में। अक्षांश के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे अक्षांश जो है 8.4 डिग्री नॉर्थ से अक्षांश 37 डिग्री 6
नॉर्थ के बीच में स्थित है। यानी कि भारत कुछ ऐसे है, यानी कि मान लीजिए हमारा भारत हुआ, तो ये भारत का जो भी मैप है उसको हम लोग जब मैपिंग की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को मैप के साथ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत जैसे कि यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी जिला यानी पूर्वी स्टेट कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे कि सबसे पूर्वी स्टेट कौन सा, सबसे पश्चिमी कौन सा है। तो सबसे पूर्वी में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो जब यहाँ पे अरुणाचल है तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला एक वालांगू है। वहां पे यहाँ पे सबसे पूर्वी लाइन ऐसे, और एक लाइन यदि ऐसे खींचे जो कि भारत से एकदम टच करती हुई जाए, तो यहाँ पे क्या है कि 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यानी कि दो लाइन हमने ऐसे खींचा और दो लाइन यदि हम ऐसे खींचे तो यहाँ पे देखेंगे कि यही चारों पॉइंट को हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सी लाइन, यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8.4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में, यानी कि यहाँ वाली जो पॉइंट है हमारी वो 8.4 डिग्री नॉर्थ है। इधर जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे पढ़ते हैं कि विषुवत रेखा यहाँ पे है, तो विषुवत रेखा से ऊपर जैसे 1-1 डिग्री हम लोग बढ़ेंगे तो 8.4 डिग्री से भारत स्टार्ट हो जाता है और जाता कहाँ तक है, 8.4 डिग्री से लेकर 37.6, यानी कि यहाँ पे जब हम जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे तो 37.6 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 8.4 से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी के बीच में हमारा भारत स्थित है। और यदि इसको पूर्व से पश्चिम देखा जाए, तो हमारा भारत यानी देशांतर की स्थिति में देखेंगे, यानी कि जो ये हमारी ये लाइनें हैं ऐसे जाती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं, और जो ऊपर से ऐसे आती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। इनको जब हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे केवल आपको स्थिति हम बता रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है 68.9 से 57.25, यानी कि इधर से शुरू करेंगे तो कितना है यहाँ पे 68.9 डिग्री से यहाँ पे कितना है 97.25 डिग्री, यानी कि यहाँ से 68.9 से 97.2 के बीच भारत स्थित है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है कुल क्षेत्रफल 32,87,263, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का टोटल एरिया, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की लंबाई, स्थलीय, जलीय सारा कुछ जोड़कर यदि देखा जाए तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। ये फैक्चुअल पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, यानी कि तटीय सीमा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत हुआ, जैसे ऐसे हमने बनाया कि ये हमारा मान लीजिए भारत हुआ, तो भारत की तटीय सीमा यानी कि यहाँ से जब हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ से पूरा जलीय सीमा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, तटीय सीमा। तो ये तटीय सीमा को हम लोग यहाँ पे क्या, उसकी लंबाई कितना है 7516 किलोमीटर, यानी कि स्थलीय अलग है और जलीय अलग है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुल तटीय सीमा, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, इस तरह से दमन दीव, दादर नगर हवेली, तो ये जो छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पे दमन दीव है, इधर अंडमान निकोबार है, तो इन सभी को जोड़कर जब देखा जाएगा तो कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516, यदि केवल प्रायद्वीपीय तट की, यानी कि इसको यदि नापा जाए तो कितना है 6100 किलोमीटर। और यहाँ पे है कि 1954 में फ्रांस ने स्वेच्छा से माहे कराइकल पुडुचेरी यमन नामक बस्ती को भारत को दे दी। यानी कि पहले क्या था कि फ्रांस ने माहे कराइकल पुडुचेरी यमन चारों को फ्रांस पर कब्जा हुआ करता था, तो फ्रांस ने उसको कब्जा करके रखा था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया। तो उसके बाद फ्रांस ने दबाव में आकर स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि मैं स्वेच्छा से इसको भारत को दूंगा, तो उन्होंने 1954 में माहे कराइकल पुडुचेरी और यमन नामक बस्ती को भारत को स्वेच्छा से सौंप दी। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है
9 राज्य भारत के तटीय हैं। 9 राज्य जो हैं भारत के तटीय, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भारतीय राज्य हैं वो तटीय हैं। तो इनमें देखना है कितने पूर्वी हैं और कितने पश्चिमी हैं। तो यहाँ पे 5 पश्चिमी और 4 पूर्वी तट पर हैं, यानी कि 5 राज्य इधर हैं और 4 राज्य इधर हैं। तो ये भी देखना है कि किसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है और किसकी सीमा कम, यानी कि 4 पूर्वी, क्योंकि हमने अभी पढ़ाया कि इधर पूरब है इधर पश्चिम है, तो 4 पूर्वी और 5 पश्चिमी हैं। आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, इनको बेलांचली राज्य कहा जाता है। यह एक फैक्चुअल प्रश्न है कि जो तटीय राज्य है उनको बेलांचली राज्य कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सबसे लंबा तट गुजरात का है। ये अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है कि भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य गुजरात, तो आप लोग गुजरात को टिक करिएगा। उसके बाद यदि वो ऑप्शन में ना हो, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, तो आप लोग इनको याद रखिएगा इतना। उसके बाद भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा, यानी कि ये जलीय को छोड़कर जो भी भारत की इधर से लगते हैं पूरे एरिया, तो उन सभी को यदि देखा जाए, तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, यानी कि जलीय को छोड़कर जो भी भारत की सीमा बचती है वो स्थलीय कहलाएगी, क्योंकि दो तरह से ही सीमाएं लगती हैं, या तो जल के साथ लगेगी या तो स्थल के साथ स्थल लगेगा। तो जलीय सीमा तो हमने पढ़ लिया, केवल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे भारत की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, यानी कि अभी हमने बनाया था कि मान लीजिए ये हमारा भारत हुआ, तो इधर से इधर यहाँ पे एक लंबाई ये हो जाएगी और एक लंबाई इधर से इधर होगी, तो इन दोनों को देखना है। तो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, यानी कि ऐसे नापेंगे तो ये 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर भारत लंबा है, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, यानी कि इसकी इधर की लंबाई ज्यादा है, यानी कि 3214 किलोमीटर। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। तो आप लोग ये सब फैक्चुअल पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे है 1962 में सैन्य कार्यवाही करके भारत ने गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली को छीन लिया। यहाँ पे ना दिख रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो 1962 में सैन्य कार्यवाही करके भारत ने गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इन तीनों को पुर्तगालियों ने कब्जा करके रखा था, और भारत के बार बार आग्रह करने पर भी वो भारत इसको छोड़ नहीं रहे थे। तो भारत के देश आजादी के बाद भारत ने ये छोटे राज्य थे, यानी कि छोटे छोटे द्वीप थे, उस पर पुर्तगालियों ने कब्जा करके रखा था पहले से, तो छोड़ नहीं रहे। तो भारत ने 1962 में सैन्य कार्रवाई करके उन सभी पर अपना कब्जा जमा लिया। तो 1962 से ये सब भारत के हिस्सा हो गए। तो बस इतना ही था इस पार्ट 1 में। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसके और जो स्थिति विस्तार है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करिए। मैं इसी प्रकार के ज्योग्राफी के वीडियो आपके पास लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।